प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5) जो संयुक्त दायित्व का उपबंध करती है के मुख्य तत्व क्या है? अथवा सामान्य आशय को अग्रसर करने में किए गए कार्य शब्दावली से आप क्या समझते हैं? अथवा भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5) में संयुक्त अपराधियों के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं? उत्तर है, इसमें अपराध विधि में साधारणतया एक व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, परंतु कभी कभी जब आपराधिक कार्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया जाता है और सारा घटनाक्रम इस प्रकार एक दूसरे से जुड़ा रहता है तो इसका निर्धारण बड़ा कठिन होता है कि उस संपूर्ण कार्य को करने में किस व्यक्ति ने कितना योगदान दिया। यह धारा संयुक्त दायित्व के सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को संयुक्त रूप से करते हैं तो माना जाएगा कि उसमें से प्रत्येक ने उस कार्य को व्यक्तिगत रूप से किया है। धारा 3(5) के अनुसार जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। धारा 3(5) में प्रयुक्त शब्द अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्य आशय के आवश्यक तत्व। पहला है आपराधिक कार्य। धारा 3(5) के लिए यह आवश्यक है कि कोई आपराधिक कार्य किया गया हो। इस कार्य शब्द में कार्य व लोभ दोनों सम्मिलित हैं। आपराधिक कार्य से तात्पर्य आपराधिक आचरणों की एकता है जिसके परिणाम स्वरूप वह बल उत्पन्न हुआ है, अर्थात कार्य वह शारीरिक कार्य है जिसको किया जा चुका है तथा जिसके प्रभाव परिणाम अथवा फल को विभक्त किया जा सकता है। इस कार्य शब्द में केवल एक कार्य न होकर कार्यावली सम्मिलित है। धारा 3(5) की प्रयोज्यता के लिए भी यह भी आवश्यक है कि अपराध कारित किए जाने के समय अभियुक्त दैहिक के रूप से वह उपस्थित रहा हो। दूसरा है कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। धारा 3(5) में प्रयुक्त शब्दावली कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो से स्पष्ट है कि यह धारा एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के संबंध में लागू नहीं होती, अर्थात वह कार्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। चूंकि धारा 3(5) संयुक्त दायित्व के सिद्धांत का सृजन करती है, अतः यह आवश्यक है कि अभियुक्तों की संख्या निश्चित रूप से एक से अधिक हो। दूसरी धारा 34 धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता केवल उसी समय लागू होगी जब कोई कार्य सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया गया हो और कोई भी अकेला व्यक्ति सामान्य आशय का गठन नहीं कर सकता। बाबू मौजी बनाम राज्य 1973 क्रिमिनल लॉ जस्टिस 79 के मामले में कहा गया है कि जहां अन्य सभी व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया गया हो तो अकेले बचे अभियुक्त को धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अधीन उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। कार्य में लगे व्यक्तियों का सामान्य आशय हो। सामान्य आशय के अंतर्गत पूर्व निर्धारित योजना अंतर्निहित है जो परिणाम की कल्पना किए बिना अपराध करने की इच्छा है। आशय का अर्थ है आवश्यक दुराशय। दाज्या मोस्या भील और अन्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1984 SC 1717 के मामले में यह अभी निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरे के आशय में हाथ बांटना आवश्यक है। कुछ अभियुक्त गण द्वारा कारित अपराध में किसी व्यक्ति का भाग लेना मात्र सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य किया जाना नहीं माना जा सकता है। सामान्य आशय और उसकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होना आवश्यक है। सामान्य आशय के लिए निम्नलिखित दो बातों का होना आवश्यक है। पहला है पूर्व नियोजित योजना, दूसरा है मस्तिष्कों का पूर्व मिलन। सामान्य आशय से तात्पर्य है कि अभियुक्तों ने कार्य पूर्व सोच समझकर करने के बाद किया हो तथा कार्य करने की योजना बनाई हो, लेकिन यह कदापि आवश्यक नहीं है कि कार्य करने और योजना बनाने के बीच का भी लंबा समय रहा हो। सामान्य आशय तुरंत घटना स्थल पर भी बन सकता है।
इस धारा में निम्नलिखित तत्व हैं। पहला, एक आपराधिक कृत्य। दूसरा है आपराधिक कृत्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। तीसरा है आपराधिक कार्य सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया हो। चौथा है सामान्य आशय पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत होना चाहिए। पांचवा है अपराध के सभी अभियुक्त किसी न किसी प्रकार अपराध में सम्मिलित हों। छठवां, अपराध के सभी व्यक्तियों की शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है। ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि सम्मिलित व्यक्ति में से प्रत्येक ने अकेले ही उस कार्य को किया है। गोड़प्पा बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक या 2013 SC 1595 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सामान्य आशय का पता निम्नांकित बातों से लगाया जा सकता है। का है वह रीति जिसमें अपराध कारित किया गया हो। खा है घटना के ठीक पूर्व एवं ठीक पश्चात अभियुक्त का आचरण। ग है उस व्यक्ति के साथ संबंध जिसके विरुद्ध अपराध कारित किया गया है। हथियार की किस्म एवं अंगा है चोट या छत की प्रकृति आदि। सामान्य आशय तथा समान आशय। सामान आशय से भिन्न होता है। महबूब शाह बनाम सम्राट AIR 1945 PC 118 इस विषय पर महत्वपूर्ण वाद है। उक्त बाद में मृतक अपने साथी के साथ लकड़ी काटने गया, जिसे मोहम्मद शाह ने मना किया तथा कासिम शाह ने उसे रोका। झगड़ा होने पर आवाज सुनकर वली शाह तथा महबूब शाह मदद के लिए भागे। वली शाह ने गोली चला दी, परिणाम स्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई। वली शाह फरार हो गया। अल्लाह दाह की मृत्यु के लिए महबूब शाह का अभियोजन किया गया, तो न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि महबूब शाह व फरार अभियुक्त का आशय बचाव करने का था, परंतु मृतक की हत्या का सामान्य आशय गठित कभी नहीं हुआ था। सामान्य आशय के लिए पूर्व नियोजित योजना का होना आवश्यक है। अमुक मामले में पूर्व नियोजित योजना का अभाव था, अतः सामान्य आशय गठित नहीं किया जा सकता है। अतः धारा 34 धारा 3-5 भारतीय न्याय संहिता लागू नहीं की जा सकती है। अभियुक्त को हत्या के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया यदि प्रत्येक व्यक्ति को केवल उसके कार्य के लिए दोषी ठहराया जाए तो न्यायालयों को दायित्व का निर्धारण करना मुश्किल हो जाएगा। इस बाद में प्रिवी काउंसिल ने कहा कि सामान्य आशय तथा समरूप आशय में अंतर करते समय किसी प्रकार की संदिग्धता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके बीच बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। चौथा, कार्य सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया हो। धारा 3-5 का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कि अपराधी का सभी व्यक्तियों के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया हो। जिस कार्य को करने का सामान्य आशय किया गया है वही कार्य किया जाना चाहिए, परंतु इसका तात्पर्य कदापि नहीं है कि वह कार्य ठीक उसी रूप में किया जाए। इस संबंध में आधारभूत बात यह है कि कार्य सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाए। सामान्य आशय के आधार पर सभी व्यक्तियों को केवल उसी समय उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जब ये घटना स्थल पर शारीरिक रूप से उपस्थित होकर कार्य करने में योगदान करें, फिर भी भले ही प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने हाथ से वह अपराध कार्य न करे। निर्णीतवाद। वरेंद्र कुमार घोष बनाम सम्राट AIR 1925 PC 1 के बाद में अपीलार्थी पर कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर एक पोस्ट मास्टर की हत्या का आरोप था। जब पोस्ट मास्टर पर गोली चलाई गई तो अपीलार्थी बाहर दरवाजे पर खड़ा था। इस मामले में यद्यपि गोली एक व्यक्ति ने चलाई थी, परंतु जब पोस्टमार्टम पर गोली चलाई गई तो अपीलार्थी बाहर दरवाजे पर खड़ा था। इस मामले में यद्यपि गोली एक व्यक्ति ने चलाई थी, परंतु सामान्य आशय के आधार पर उत्तरदायी सभी व्यक्तियों को ठहराया गया। इस वाद में प्रिवी काउंसिल ने कहा कि वे कभी कार्य करते हैं जो मात्र खड़े रहते हैं तथा प्रतीक्षा करते हैं तथा आपराधिक कृत्य आपराधिक आचरण की एकता है। इसी तरह कल्लू शिवराम बनाम राज्य AIR 1980 SC 879 के मामले में सबका सामान्य आशय स्थापित कर दिया गया था कि सबने मिलकर मृतक पर हमला किया था। सभी अभियुक्तों को हत्या के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। मांगू खान
बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 2005 SC 1912 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अब निर्धारित किया गया कि सामान्य आशय के मामले में यह साबित किया जाना आवश्यक नहीं है कि कोई चोट विशेष किस अभियुक्त द्वारा कारित की गई है। अनिल शर्मा बनाम स्टेट ऑफ झारखंड AIR 2004 SC 2294 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया कि धारा 34 धारा 35 भारतीय न्याय संहिता 2023 की प्रयोज्यता के लिए प्रत्येक अभियुक्त के प्रकट कार्य का साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। किलोरी मल कोंडैया उर्फ मलयाट्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2009 एक CCSC 134 SC के बाद में न्यायालय के द्वारा यह अभिनिर्णित किया गया कि धारा 34 धारा 35 भारतीय न्याय संहिता के अधीन दायित्व का सार अभियुक्त को उत्तेजित करने वाले सामान्य आशय की विद्यमानता में पाया जाना चाहिए, जिसका परिणाम ऐसे आशय को अग्रसर करने में आपराधिक कार्य को करने में होता है। चमन एवं अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य 2009 एक क्रिमिनल लॉ जस्टिस 978 सोको के प्रकरण में न्यायालय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 धारा 35 भारतीय न्याय संहिता के उपबंधों के अधीन दायित्व का तत्व अभियुक्तों के बीच विद्यमान सामान्य आशय में पाया जाता है, जो किसी आशय के अग्रसरण में किसी आपराधिक कार्य के कारित किए जाने की ओर अग्रसर करता है। इस धारा का उद्देश्य ऐसे मामलों में अपराध निर्धारण से है जहां किसी समूह के सदस्यों द्वारा किए गए उनके व्यक्तिगत कार्यों में भेद करने में कठिनाई होती है, जहां वे सभी सदस्यों के सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य करते हैं, अथवा जहां ठीक यह कहना कठिन होता है कि समूह के सदस्यों में प्रत्येक द्वारा अलग अलग क्या कार्य किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 35 के लिए यह कदापि आवश्यक नहीं है कि सभी अभियुक्त मिलकर अपने हाथों से ही उस कार्य को करें, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि वह कार्य सबके सामान्य आशय को पूरा करने में किया जाए। नंदू रस्तोगी बनाम बिहार राज्य 2004 क्रिमिनल लॉ जस्टिस 4046/98 SC के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 34 धारा 35 भारतीय न्याय संहिता को लागू होने के लिए पूर्व विचार विमर्श या पूर्व नियोजित योजना का होना आवश्यक है। हालांकि सामान्य आशय अभियुक्तों के कार्य आचरण तथा सुसंगत परिस्थितियों से निर्धारित किया जाता है, यह आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त द्वारा प्रत्यक्ष कार्य किया जाए। मेजर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 2003 SC 1049 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जब हमलावर हथियार उठा लिए हों तथा अपीलार्थी महिला का हाथ पकड़ लिया हो तब यह नहीं कहा जा सकता है कि वह महिला का हाथ छोड़ा था। ऐसी स्थिति में यह कहा जाएगा कि हमलावर भी अपराधियों में भागीदार था। बंगाली मंडल उर्फ बेगई मंडल बनाम बिहार राज्य 2010 2 क्रिमिनल लॉ जस्टिस 1420 SC के प्रकरण में कहा गया कि सामान्य आशय का अस्तित्व में होना एक तथ्य का विषय है। अधिकतम मामलों में न्यायालय सामान्य आशय का अभियुक्त के कार्य और आचरण या अन्य सुसंगत परिस्थितियों से अनुमान लगाता है। तथापि आपराधिक दायित्व उस समय उत्पन्न हो सकता है जबकि सामान्य आशय का अनुमान एक निश्चित मात्रा तक विश्वसनीय रूप में लगाया जा सके।